Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज का हमारा टॉपिक है अबाउट RTE एक्ट 2009 एंड इस टॉपिक को आज हम डिटेल में कंप्लीट करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता है, ना टेट का, ना DSSB का, ना KVS का, ना NVS का. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं. आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं. तो जो मैं अभी आपको ये एक्ट पढ़ाने वाली हूँ, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी. तो एक्ट का नाम क्या है? सबसे पहले तो यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का. एक्ट का नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. अब यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को पूरा मतलब नाम याद रखने में. मैं इसको थोड़ा इजी कर देती हूँ. देखो पूरे एक्ट का नाम देखो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन. तो अधिकार किसका? बच्चों का. चिल्ड्रन का राइट. सो द राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अधिकार. कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए? 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए किस चीज का अधिकार होगा? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार. ठीक है, जो फ्री है इसको हम हिंदी में कहते हैं निःशुल्क, कंपल्सरी एजुकेशन मतलब अनिवार्य है. ओके, तो अब आपको शायद इसमें दिक्कत नहीं होगी. तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. अब 1 by 1 हम हर एक पॉइंट को करते जाएंगे एंड सुनना ऐसे जैसे ये समझो कि एक स्टोरी चल रही हो. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे हो, मैं ऐसे करके सुनना. अब देखो, it is included in the fundamental rights of the Indian Constitution in Article 21A Part 3 inserted by 86th Amendment on 2nd December 2002. देखो आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना हमारा फ्लैक्सीबल है. जो हमारा भारतीय संविधान है ये फ्लैक्सीबल है, रिजिड नहीं है बल्कि फ्लैक्सीबल है. तो इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं. राइट, तो इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो हुआ ये कि हमारे देश में जो एजुकेशन का लेवल है वो गिरता ही जा रहा था, उसका ग्राफ नीचे आता जा रहा था. तो एजुकेशन के जो कमेटी है वो मेंबर्स जो एजुकेशन को लेकर पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे देश में जो एजुकेशन का लेवल है वो गिरता जा रहा है और बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो इस पर कुछ करना पड़ेगा. तो मेंबर्स ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट बना दें. अब आपके माइंड में ये आएगा कि फंडामेंटल राइट क्यों बनाया? देखो रीजन ये है कि जब फंडामेंटल राइट होते हैं तो वो राइट्स ऐसे हो जाते हैं, वो मौलिक अधिकार ऐसे हो जाते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता. ठीक है, नोबडी कैन स्नैच अवे योर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यू. तो इसीलिए अब कमेटी के मेंबर्स ने सोचा कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है. देश को अगर प्रोग्रेस कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि एक काम करते हैं, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं ना, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए एजुकेशन को हम कंपल्सरी कर देते हैं, फ्री कर देते हैं एंड इसे हम एक फंडामेंटल राइट बना देते हैं. तो अब क्या होगा कि हर एक पेरेंट्स एंड हर एक स्कूल पर यह कंपल्शन होगा कि उन्हें अब 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को एजुकेशन देनी ही देनी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब कुछ आ जाता है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. राइट, तो अब हुआ ये कि जब कमेटी मेंबर्स ने ये सोचा कि एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट बनाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 86th अमेंडमेंट था. अमेंडमेंट को हिंदी में कहते हैं संशोधन. ठीक है, तो 86th अमेंडमेंट था ये, जो किया गया था 2 दिसंबर 2002 में. और एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया, तो वो कौन से आर्टिकल में किया गया था? आर्टिकल 21A का जो पार्ट 3 है, भाग नंबर 3, उसमें इसको इंक्लूड करके लिखा गया. इसके अलावा एक चीज और बता दूं, आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है. क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल
21 ना हो ना तो हमारे जीने का कोई वजूद नहीं है। रीजन बीइंग, आर्टिकल 21 में बहुत सारे ऐसे राइट्स लिखे हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार, तो आपसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ है। अब राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई भी आपको इलाज करने से मना नहीं कर सकता, राइट। एंड इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे के सारे राइट्स आर्टिकल 21 में जोड़े हैं। एंड इनमें एक और एक्ट इंक्लूड किया गया, RTE एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये एजुकेशन एक्ट भी आर्टिकल 21A के पार्ट नंबर 3 में जोड़ा गया। आई बात समझ में? अब आगे देखो, RTE एक्ट को प्रपोज किया गया 4 अगस्त 2009 में। अब देखो 2002 में तो अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल में इंक्लूड किया गया, फिर इस एक्ट को प्रपोज किया गया 4 अगस्त 2009 में। देखो जब भी कोई बिल पास करना होता है ना, उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है। क्या होता है? पहले तो देखो प्लानिंग होती है प्रॉपर, राइट, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, फिर राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद फिर एक गजट तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ गजट बोला है, बजट नहीं, ध्यान रखना, गजट तैयार किया जाता है, ठीक है। एंड फिर उसको पूरे होल इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। तो इसको प्रपोज किया गया था 4 अगस्त 2009 में। एंड दोनों ही सभाओं ने, राज्यसभा लोकसभा ने जब बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट के जब साइन हो गए, तो ये एक्ट फिर फोर्स में लाया गया 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन ध्यान रखना 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में होल इंडिया में ये अप्लाई हो गया था, ये इंप्लीमेंट हो गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड रीजन बीइंग कि वहां पर 370 धारा लगी हुई थी, ठीक है। अब आगे देखो, आर्टिकल 21A जो हमने ये पढ़ा ना कि आर्टिकल 21A का पार्ट नंबर 3 जो है, उसमें एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया। तो आर्टिकल 21A जब आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है राइट टू एजुकेशन। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, इसका मतलब क्या है? द स्टेट शैल प्रोवाइड, कौन सी स्टेट? सेंट्रल लेवल पर भी एंड जो स्टेट लेवल पर भी है। इनफैक्ट यहां पर स्टेट जो है ना, ये पूरे इंडिया के लिए यूज किया गया है। तो इंडिया में, पूरे भारत में सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कंपल्शन है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, राइट। अब आगे देखो, इंडिया बिकेम one of the 135 countries to make education a fundamental right of every child. That means कि हमारा प्यारा सा ये भारत जो है, ये 135वां ऐसा देश है जिसने बच्चों की एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। अब देखो, दैट मीन्स ये हुआ कि 134 देश ऐसे थे ऑलरेडी जिन्होंने बच्चों की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना रखा था, लेकिन हमारा भारत जो है ये 135वां ऐसा देश बना था जिसने बच्चों की एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। अब हम ये पढ़ रहे हैं ना इस एक्ट में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये कंपल्सरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन, इसका मतलब क्या है, राइट। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड जो स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, वो ये इंश्योर करे कि जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स तक के, उन बच्चों की एलिमेंट्री स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, बच्चे डेली स्कूल अटेंड करें, बच्चों का प्रॉपर एडमिशन हो। अब एलिमेंट्री स्कूलिंग का मतलब क्या है? एलिमेंट्री स्कूलिंग का मतलब है 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। फिर इसको 2 भागों में और डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी करके। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है।
नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो बिल्कुल फ्री होगी, कोई भी बच्चों को फीस या एक्सपेंसेस पे नहीं करना है, ना तो ट्यूशन फी होगी स्कूल में, ना कोई यूनिफॉर्म, ना बुक्स, ना स्टडी मटेरियल को लेकर बच्चों को कोई फीस देनी है। मतलब बच्चों को फीस नहीं देनी भाई, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन तो है ही, बट ये भी ध्यान में रखना कि ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए जो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर हो, कि बच्चों के मन में ना तो किसी तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस और ना ही किसी तरीके का डर, मतलब फियर होना चाहिए। आई बात समझ में? आरटीई एक्ट का एक मेन एम है, वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के हर बच्चे, ईच एंड एवरी चाइल्ड, उन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, उन सभी के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इथनिक ग्रुप, जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये जो डिफरेंसेस है, चाहे कोई भी कास्ट से हो, रिलीजन को फॉलो करता हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, या कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। सो ईच एंड एवरी चाइल्ड विल गेट द एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? क्लास फर्स्ट से लेकर 8th क्लास की एजुकेशन को हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, एंड एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स, राइट। अब एक चीज यहां ध्यान रखना कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उनके लिए सेम एज नहीं है, बल्कि उनके लिए है 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स है, लेकिन जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स तक की उम्र है। ठीक है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन की जो उम्र है वो 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइन प्राइवेट स्कूल के लिए भी है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा गया कि भाई वो 25% पुअर चिल्ड्रन के लिए सीट्स रिजर्व करके रखेंगे, एंड जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स तक के हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर स्कूल ऐसा नहीं करता, स्कूल अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो उनसे फीस का 10 टाइम्स फाइन लिया जाएगा, एंड स्कूल की रिकॉग्निशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। एंड आफ्टर कैंसलिंग द रिकॉग्निशन फिर भी अगर स्कूल को रन किया जाता है तो उनको 1 लाख रुपए तो भरना ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा 10,000 रुपीज उनको डेली बेसिस पर भरने पड़ेंगे। अदर गाइडलाइंस देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में यह भी कहा गया कि हर स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्कूल में प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हो ताकि हाइजीनिक एनवायरनमेंट रहे। अदर गाइडलाइंस क्या क्या हैं? द स्कूल शुड ऑल्सो हैव फैसिलिटीज फॉर द रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, कि बच्चों के गेम खेलने के लिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं जिससे बच्चे अपनी को स्कोलेस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएं, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्कूल में प्रॉपर तरीके से सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बच्चों को बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर ऐसे फेंसेस वगैरह लगाए होने चाहिए स्कूल्स में। इसके अलावा सेपरेट टॉयलेट्स होंगे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, एंड ये टॉयलेट बिल्कुल क्लीन होंगे, वॉशरूम बिल्कुल क्लीन होंगे। इसके अलावा पानी पीने की सुविधा भी होगी, लेकिन बिल्कुल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा एंड फ्री ड्रिंकिंग वाटर होगा। नेक्स्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, तो इसलिए हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी है इसमें आरटीई एक्ट में कि क्या होता है, कई बार बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते कुछ रीजंस की वजह से, या फिर स्कूल से बच्चे जो है गैप ले लेते हैं थोड़े सालों का, या फिर बहुत लेट स्कूल्स को शुरू करते हैं। तो ऐसे टाइम पर भी बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लास दी जाएगी और उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा अभी 8 साल का है एंड अब वो स्कूल में एडमिशन लेने आया। इससे पहले या तो उसने स्कूल से गैप ले रखा था या वो स्कूल अटेंड करने नहीं आया, तो अब वो स्कूल आना चाहता है, तो उसको डायरेक्ट 3rd क्लास मिलेगी।
ठीक है। एंड ये भी कहा गया RTE एक्ट में कि उस बच्चे को डायरेक्ट 3rd क्लास तो मिलेगी मिलेगी, जो बच्चा 8 साल का है। जैसे कि बच्चा अगर 7 साल का है तो उसको 2nd क्लास मिलेगी, 6 साल का है तो उसे 1st क्लास मिलेगी, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग उनको एप्रोप्रिएट क्लास दी जाएगी, ना कि दोबारा से स्कूल शुरू किया जाएगा। मतलब उनकी क्लासेस दोबारा से शुरू नहीं की जाएंगी, बल्कि उनको एज के अकॉर्डिंग क्लास दी जाएगी। इसके अलावा टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे थोड़ा सा गैप लेकर स्कूल में आ रहे हैं, या फिर जो बच्चे एकदम से थोड़ी बड़ी एज के, जैसे कि 8 या 9 साल के हैं और बच्चे एकदम से जो है स्कूल में एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लास तो मिलेगी मिलेगी। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले की क्लासेस का जो सिलेबस है वो भी बच्चों से कंप्लीट कराए, राइट। इसके अलावा जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये फ्री एजुकेशन की जो एज है वो एक्सटेंड करके 18 साल की गई है, ध्यान रखना। इसके अलावा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकती बच्चों का। नेक्स्ट है कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। हेल्ड बैक का मतलब है फेल नहीं किया जाएगा। एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाएगा, मतलब स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा बच्चों को किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट, किसी भी तरीके की शारीरिक सजा नहीं दी जाएगी। एंड नॉट ओनली फिजिकल बल्कि मेंटली उनको हैरेस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा टीचर को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है कि भाई हर बच्चा जो है वो क्लास में रेगुलर आए, पंक्चुअल रहे। एंड टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम टीचर को दिया गया है, उसी विद इन टाइम पीरियड में, जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें पूरा पाठ्यक्रम वो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है, बच्चों से कोई कैपिटेशन फी नहीं ली जाएगी, कोई डोनेशन फीस नहीं ली जाएगी, ना ही एडमिशन के टाइम पर कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा एलिमेंट्री क्लासेस के लिए। मतलब ना तो बच्चों का ना उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। एलिमेंट्री क्लासेस में डायरेक्ट एडमिशंस होंगे एंड किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाएगी, राइटिंग मटेरियल एंड यूनिफॉर्म भी बिल्कुल फ्री होगा, निःशुल्क होगा, बच्चों को कुछ भी पैसा नहीं देना। इसके अलावा है, टीचर को ये इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है बच्चे रेगुलरली क्लास में आए, रेगुलर उनकी अटेंडेंस हो, विद इन गिवन टाइम पीरियड में करिकुलम को जो है कंप्लीट करे, बच्चों की एबिलिटी को टाइम टू टाइम असेस करे, मापे उनको। इसके अलावा कहीं पर अगर बच्चा लैग कर रहा है तो उस बच्चे को स्पेशल अटेंशन दे। इसके अलावा टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग, दैट मीन्स PTM को कंडक्ट करे, ठीक है, ताकि पेरेंट के साथ टीचर डिस्कशन कर पाए कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे होगा ये कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार एग्जाम में आ रखा है। तो नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है कि टीचर जो है वो नॉन एजुकेशनल पर्पस में काम नहीं करेगी। मतलब शिक्षा से जो अदर काम है उनमें टीचर को नहीं लगाया जाएगा, एक्सेप्ट दैट मीन्स 3 चीजों को छोड़कर अदर काम में टीचर को नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि एक टीचर को पॉपुलेशन सेंसस ड्यूटीज में लगाया जा सकता है। दूसरा, जो डिजास्टर रिलीफ है उसके उस टाइम के दौरान भी टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है। जनरल इलेक्शंस में भी टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन जो ये 3 एरिया हैं, पॉपुलेशन सेंसस का, डिजास्टर रिलीफ का, जनरल इलेक्शन का, इन 3 एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में टीचर की ड्यूटी नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोलियो वगैरह के लिए टीचर की ड्यूटी नहीं लगेगी, राइट। सिर्फ यही 3 एरिया है कि इन 3 एरिया में, जो नॉन एजुकेशनल एरिया है, इन 3 एरिया में टीचर की ड्यूटी लग सकती है और कहीं नहीं लग सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी उसे एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल्स में लाइब्रेरी होंगी। लाइब्रेरी में बच्चों को न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, मैगजीन्स प्रोवाइड की जाएंगी, बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा बुक्स में स्टोरी बुक्स भी शामिल होंगी। स्कूल्स में गेम्स होंगे,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होंगे जिससे बच्चे अपनी अदर स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होना। इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसे हम कहते हैं टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर। एलिमेंट्री क्लासेस के लिए जो टीचर्स होंगी उनको ये जो एग्जाम है ये क्लियर करना पड़ेगा। एंड ऐसा इसलिए ये प्रोविजन दिया गया क्योंकि इससे होगा ये कि एलिमेंट्री एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बनी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया आरटीई एक्ट में। देखो यहाँ पर ना जो ये पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, इनको मैंने अलग से इसलिए लिखा है ताकि आपके माइंड में ना ये बार बार रिपीट होंगे तो याद रहेंगे। तो फटाफट से इनको करते हैं। प्रोहिबिट्स का मतलब है पाबंदी लगाना, तो फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, मेंटल हैरेसमेंट नहीं होगा। स्क्रीनिंग प्रोसीजर, दैट मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन देने के लिए ना बच्चों का ना पेरेंट्स का किसी का भी इंटरव्यू नहीं होगा। गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकती। इसके अलावा कोई भी स्कूल विदाउट गवर्नमेंट रिकग्निशन उसे रन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा टीचर जो है किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करेगी जेंडर, कास्ट, क्लास या रिलीजन के आधार पर। कैपिटेशन फी बच्चों से नहीं ली जाएगी, दैट मीन्स कि बच्चों से डोनेशन फीस नहीं ली जाएगी, कुछ भी फीस नहीं ली जाएगी बेसिकली। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर 1st to 5th क्लास। तो 1st to 5th क्लास को हम कहते हैं प्राइमरी लेवल। और जब आप टेट एग्जाम देते हो ना तो जो आप पीआरटी का एग्जाम देते हो वो इसी लेवल के लिए देते हो। एंड 6th to 8th क्लास की जो लेवल होती है दैट इज अपर प्राइमरी लेवल। एंड जो आप टीजीटी एग्जाम देते हो वो इसी लेवल के लिए देते हो, ठीक है। तो इन रिस्पेक्टिव क्लासेस के लिए टीचर्स की क्या मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्राइमरी क्लासेस में जो टीचर्स हैं उनको 200 दिन काम करना है, वेयर एज जो अपर प्राइमरी लेवल पे टीचर्स हैं उनको 220 दिन काम करना है। इसके अलावा ईयर के बेसिस पर अगर हम आवर्स देखें, ईयरली घंटे देखें, तो प्राइमरी टीचर्स को 8 आवर्स कंप्लीट करने हैं, अपर प्राइमरी टीचर्स को 1000 आवर्स कंप्लीट करने हैं, उनके लिए 1000 आवर्स होंगे। अगर पर डे के हिसाब से बात करें तो पर डे के हिसाब से प्राइमरी टीचर्स के घंटे कितने होंगे, 4, एंड जो अपर प्राइमरी लेवल की टीचर्स हैं उनके लिए 4.5, 4.5 घंटे उनको देने हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर रेशियो बताया है कि कितने बच्चों में कितनी टीचर्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर 60 स्टूडेंट है तो 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है, 61 से 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 91 से 120 बच्चे हैं क्लासरूम में तो 4 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 121 से 150 जो बच्चे होंगे उनके लिए 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 151 से 200 स्टूडेंट होंगे तो 5 टीचर्स के साथ एक हेड टीचर होंगे जिन्हें हम प्रिंसिपल कहेंगे, हेडमास्टर कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर आप ये समझे कि भाई आपको प्रिसाइज नंबर याद रखने हैं एंड प्रिसाइज नंबर के साथ रिक्वायर्ड टीचर याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि सपोज करो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 90 स्टूडेंट के लिए कितने टीचर रिक्वायर्ड होंगी, तो देखो 90 के लिए कितनी है, 3 टीचर, तो आप 3 पर टिक लगाकर आएंगे ना कि 4 पर, क्योंकि 4 की टीचर्स की रिक्वायरमेंट 91 से लेकर 120 अगर बच्चे होंगे तब ही जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये भी आरटीई एक्ट में लिखा हुआ है। अब यहां पर नंबर ऑफ टीचर्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के रेशियो की बात की गई है। जैसे कि प्राइमरी लेवल पे 30 बच्चे 1 टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ऐसे रेशियो पूछा जाता है। अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 35 बच्चे 1 टीचर क्लासरूम में होगी, ठीक है। प्राइमरी लेवल में अगर सपोज करो 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो हर 40 बच्चों में 1 टीचर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक के बेसिस पर हर टीचर को कितना घंटा काम करना है, 45 आवर्स, जिसमें से उनके इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर भी होंगे, उसके साथ उनके कुछ प्रिपरेशन आवर्स भी इंक्लूडेड होंगे।
अब एरिया या डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो क्लास 1 to 5 के लिए जो स्कूल है वो विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर होना चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल के लिए बात करें तो अपर प्राइमरी लेवल क्लासेस के लिए विद इन 3 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस में स्कूल होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो स्कूल इतने डिस्टेंस पर नहीं हुआ, लाइक विद इन 1 and 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाए एंड इसके अलावा फैमिली को, बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज दी जाएं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्या है ना कि अगर कम डिस्टेंस होता है तो बच्चे रेगुलर स्कूल में आते हैं एंड रेगुलर स्कूल में आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एंड इसके अलावा बच्चों की सेफ्टी के लिए भी ये डिस्टेंस रखा गया है। अब इसी में आप ना मिड डे मील के बारे में भी पढ़ोगे। मिड डे मील का हम अलग से एक टॉपिक करेंगे, तो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम मिड डे मील के बारे में बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट है तो भी मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। अगर इस टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आओ, मेरे साथ जुड़ो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।